Hello friends, today is 17th of May and welcome to daily current affairs video from Toppers Notes. Today we will be covering the following articles. The very first article, Finland's bid to join NATO. तो फिनलैंड ने रिसेंटली जो नेटो ज्वाइन करने के लिए भी एक अपनी इच्छा जाहिर की है, उसके बारे में बात करेंगे। क्यों जाहिर करी है, क्या इसका रीजंस है, नेटो उसको कैसे ले रहा है और बाकी वर्ल्ड कैसे उसके साइड रिएक्ट कर रहा है, राइट। द सेकेंड क्वेश्चन आर्टिकल इज अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग कोविड एंड इट्स इफेक्ट्स। तो लॉन्ग कोविड क्या होता है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात करेंगे। क्योंकि कोविड को गए हुए भी मतलब 2 साल से चल रहा है, तो इसके लॉन्ग टाइम में जो इफ़ेक्ट्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टाइम में कोविड कैसे इवॉल्व या फिर रिएक्ट कर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एक्सपोर्ट इमीडिएट एक्सपोर्ट बैन ऑन इंडिया। तो जैसा कि पता है कि रिसेंटली इंडिया ने जो एक्सपोर्ट वीट का एक्सपोर्ट्स था उसके ऊपर प्रॉपर ब्लैंकेट बैन लगा लिया है कि हम किसी को भी वीट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ स्पेशल कंडीशंस और कुछ स्पेशल कंट्रीज़ को छोड़ के। तो उससे वीट के ऊपर क्या इश्यूज़, क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे और वर्ल्ड में क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं उस रिगार्डिंग वीट की प्राइसेस कितनी बढ़ गई है और पूरे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द इंपॉर्टेंस ऑफ लुम्बिनी, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। जैसा कि आपको पता है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है एंड रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेपाल के विज़िट पे हैं ऑन बुद्ध पूर्णिमा ओकेजन। तो इस पूरे केस में बुद्ध जहाँ पे पीएम गए वो भी लुम्बिनी है, तो वो बुद्धा की बर्थ प्लेस है। तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर जगह का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पूरा बात करेंगे, बुद्धिज़्म के ऊपर बात करेंगे। ये स्टैटिक पोर्शन का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यूपीएससी हर बार कुछ ना कुछ इससे पूछ ही लेता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फर्टिलाइजर सप्लाई डिसरप्टेड, हाउ डज द गवर्नमेंट प्लान टू मीट द शॉर्टफॉल। तो जो फर्टिलाइज़र की सप्लाई थी वो भी रिसेंटली क्राइसिस और जो कंडीशंस चल रहे हैं कंट्री के अंदर उसके कारण थोड़ी सी डिसरप्ट हुई है, क्योंकि जो मेजर फोकस था वो कोल और पावर क्राइसिस के ऊपर था। तो उससे जो फर्टिलाइज़र की सप्लाई है उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तो उससे क्या इश्यूज़ हुए हैं और गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि उसकी जो शॉर्टफॉल है उसको मीट किया जाए। द नेक्स्ट वन इज़ IMF एंड SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट। तो जैसे आपको पता है कि IMF ने रिसेंटली SDR के अंदर चेंजेस किए हैं और SDR के अंदर कुछ जो जैसे युआन और डॉलर है इनकी प्राइसेस में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। स्पेशल ड्राइंग या राइट्स या फिर SDR एक हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का एक एसेट है जिसमें कि सारी कंट्रीज़ अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें डालती है ताकि जो बाकी मेंबर कंट्रीज़ है उनको क्राइसिस के टाइम ये यूज़ हो सके और जिन्होंने इसमें डोनेशन या फिर जो ऐड कर रहे हैं उनको भी काफ़ी अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो SDR में से निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग सम न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर। तो रिसेंटली इंडिया के ISC इंस्टीट्यूट बेंगलोर ने न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए एक स्टडी के दौरान कुछ रिजल्ट्स आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। द नेक्स्ट इज़ ब्रेस फॉर हायर इंटरेस्ट रेट। तो रिसेंटली लास्ट वीक आपको पता है कि जैसे RBI ने अपने जो रेट्स है उसको 0.5 बेसिस पॉइंट से ऊपर बढ़ाया है, तो अब आगे आने वाले टाइम में भी उसको और बढ़ाने की बात चली ताकि इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सके। तो ये उसी को एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव लेते हुए आर्टिकल है कि हायर इंटरेस्ट रेट के लिए आप तैयार हो जाइए, ब्रेस फॉर हायर इंटरेस्ट रेट्स, राइट। दीज आर ऑल द आर्टिकल्स विल बी कवरिंग टुडे एंड मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट आर्टिकल, फिनलैंड्स बिड टू ज्वाइन नेटो। तो रिसेंटली फिनलैंड जो कंट्री है नॉर्डिक कंट्रीज़ उसने अभी रिसेंटली फॉर्मली अनाउंस किया है कि वो नेटो को ज्वाइन करेगा। अगर हम इसके फिनलैंड की बात करते हैं तो पहले जब नेटो जब से बना है और सोवियत यूनियन का जब से हम कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन हुआ है तब से फिनलैंड जो है वो अपनी नो मिलिट्री अलायंस पॉलिसी वाला स्टैंस लेके चल रहा था, राइट, कि हम नेटो कंट्रीज़ के साथ जाएंगे, ना ही हम रशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम मिलिट्री अलायंस करेंगे, राइट। लेकिन और इसके कारण क्या हो रहा था, मतलब ये स्टैंस के कारण कि वो टाइम बाय टाइम अपना रिलेशंस रशिया के साथ भी और यूरोप के साथ भी दोनों के साथ बिल्कुल इक्वली मैनेज करके चल रहा था और ये बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच भी थी, राइट। लेकिन रिसेंटली जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करके या फिर हम कह सकते हैं इन्वेड करके जो किया है उसकी वजह से जो फिनलैंड है वो काफ़ी सतर्क हो गया है। और सतर्क ऐसा नहीं कि वो इसी बार हुआ है, जब लास्ट टाइम क्रीमिया के ऊपर भी जब
रशिया ने अटैक किया था तब से ही उनके स्पेकुलेशन चल रहे थे कि वो अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो नेटो को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। ओके, एंड ये पूरा इसके कारण हुआ क्या है कि रशिया और मतलब नेटो से पहले जो भी उनका स्टैंस था उस मिलिट्री अलायंस को लेके, तो रशिया के एक्शन के कारण उनका जो स्टैंस है उसको चेंज करना पड़ रहा है उन्हें, राइट। ओके, तो हो क्या रहा है, लेटेस्ट जो जॉइंट स्टेटमेंट है उन्होंने कहा है, जॉइंट स्टेटमेंट जो फिनलैंड की साइड से आई है, कि फिनलैंड को जल्द से जल्द नेटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। और जैसे ही ये बात हुई उसके बाद ही एक ऑफिशियल फिनिश डिक्लेरेशन, एक फिनलैंड का जो डिक्लेरेशन है वो नेटो बिड के लिए अप्लाई किया गया। अब इससे होगा क्या, ये पूरा जो भी बिडिंग चल रही है या फिर जो भी प्रोसेस है ज्वाइनिंग का, इससे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, राइट। अब इससे होगा क्या कि एक और कंट्री जो कि रशिया के बॉर्डर से बिल्कुल कनेक्ट करता है, और मतलब अगर फिनलैंड ज्वाइन कर लेता है तो नेटो की जो बाउंड्री है रशिया के साथ वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो नेटो कंट्रीज़ और रशिया की बाउंड्री थी वो मान लीजिए x किलोमीटर्स थी। तो अगर फिनलैंड उसको ज्वाइन कर लेता है, एक अकेला कंट्री अगर नेटो को ज्वाइन कर लेता है, ये जो बाउंड्री है ये बढ़ के 2x हो जाएगी। इससे रशिया को और ज़्यादा कह सकते हैं कि खतरा जैसा उनका कहने का है कि हमें इश्यूज़ हैं कि नेटो कंट्रीज़ हमारे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर नहीं आनी चाहिए। तो उस केस में रशिया के लिए थोड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। और इसी को देखते हुए रशिया की जो डिफेंस कमेटी थी उन्होंने डिस्कस किया ये मैटर, और फिनलैंड के वेरी एग्जिस्टेंस के ऊपर, कि फिनलैंड का जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन किए हैं और थ्रेटन भी किया है कि अगर ऐसा ही सेम स्टैंस फिनलैंड रखता है तो किंजल क्लास जो ब्लास्टिक मिसाइल्स है उनको वो यूज़ कर सकते हैं फिनलैंड के ऊपर, राइट। तो एक RAO नॉर्डिक करके है जो कि इंटर RAO की सब्सिडरी है, एक एनर्जी कंपनी है रशिया के अंदर। उसने उसको हुआ क्या है कि देखा जाए तो फिनलैंड ने उसकी जो पेमेंट्स थी, एनर्जी जो सप्लाई करती है RAO फिनलैंड को, उसकी जो पेमेंट्स है वो भी काफ़ी दिनों से डिले कर रही है, और जिससे हुआ क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लाई उन्होंने फिनलैंड को कट कर दी है, राइट। इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी गया है कि जो डिपेंडेंस थी फिनलैंड की रशिया के ऊपर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर इस वजह से जो इन्होंने स्टेप लिया है RAO वाली कंपनी ने, इस वजह से फिनलैंड को अपना एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना पड़ रहा है, राइट। तो ये भी कुछ हद तक उसके अंदर है कि जो रशिया के साइड से जो अनवांटेड इंटरवेंशंस था उनके प्राइवेट हम कह सकते हैं कंपनीज़ के थ्रू, वो भी फिनलैंड के जो एक्शन है टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स नेटो, उसमें काफ़ी हद तक उसका भी हाथ है। इसके अलावा फिनलैंड ने जब ये सब हो गया तो फिनलैंड ने ये भी कहा कि एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं सैंक्शन में, जो वेस्टर्न मीडिया है, कि एक सेंस ऑफ पैनिक हो फिनलैंड के अंदर। लेकिन फिनलैंड और बाकी जो बाल्टिक नेशंस है वो काफ़ी कैपेबल है कि वो अपने एनर्जी रिसोर्सेज को खुद ब खुद फुलफ़िल कर सकते हैं, और किसी और के लिए डिपेंडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये तो जैसे हमने बैकग्राउंड देख लिया, उसके बाद फिनलैंड जो चल रहा है अभी रिसेंटली, जो करंट एस्पेक्ट है वो भी देख लिया। अब इसके ऊपर, इस पूरे मैटर के ऊपर, कि फिनलैंड का पूरा पहले बैकग्राउंड क्या था, उसके बाद रीसेंट हैपनिंग क्या हो रही है, क्या किस कारण से क्या क्या कारण है जिसमें कि फिनलैंड नेटो के साइड जाने में मजबूर हो रहा है। उसके बाद रशिया का क्या स्टैंड है वो देख लेते हैं। ओके, तो रशिया को जो है, रशिया के US का रोल है कि जैसे US जो करता है कि सब कंट्रीज़ को नेटो से जोड़ना चाहता है, तो रशिया जो है वो उसके जस्ट अपोजिट, सब जो मैक्सिमम कंट्रीज़ उनको अपोजिट ऑफ नेटो करना चाहता है कि वो नेटो ज्वाइन ना करें, राइट। अब फिनलैंड और साथ के साथ जो स्वीडन का भी इंटरेस्ट है नेटो ज्वाइन करने के लिए, तो रशिया के अंदर एक हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी डिलेमा आ गया है कि उनकी सिक्योरिटी को लेके उनके अंदर एक असमंजस पैदा हो गया कि अगर ये ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारी सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ख़तरे में आ सकती है, क्योंकि एक और नेटो कंट्री उनके जस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर होगा, और नेटो कंट्रीज़ मतलब डायरेक्टली अगर हम बोलते हैं तो US जो है वो डायरेक्टली रशिया के बिल्कुल जस्ट बगल में होगा। तो कभी भी इन केस फ्यूचर कभी कुछ दिक्कत आती है तो रशिया का US का बहुत बड़ा इंटरवेंशन रहेगा इन रशिया, राइट। तो ये इस पूरे मैटर को लेते हुए रशिया के अंदर भी एक कंटेंशन है, तो इस किसको कैसे लिया जाए, राइट। अब
ये जो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि जो सिनेरियो चल रहा है या फिर जो भी अभी करंटली चल रहा है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, तो अगर कोई भी वॉर है या कुछ भी है तो वो अल्टीमेटली सिर्फ वेपन्स के बेसिस पे नहीं जीत सकते हैं कि वेपन्स अगर आपके पास ठीक है तो आप उसके अंदर विन करेंगे। हम जो रशिया यूक्रेन वाले में भी देख सकते हैं कि रशिया ने दावा किया था कि वो हफ्ते भर के अंदर या फिर 2 हफ्ते के अंदर अंदर यूक्रेन को ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब मोस्टली महीने 2 महीने हो चुके हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास आर्म्स अच्छे हों तो वो आप वॉर जीत सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो फॉर्मल टाइज़ होती है, जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ टैक्टिक्स होती हैं, वो भी काफ़ी हेल्प करती है आपको कि आपका जो कंडीशन है या फिर ग्लोबल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करने में, राइट। तो रशिया इस चीज़ को लेते हुए क्या कर रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स है रशियन हेड ऑफ स्टेट मतलब कि पुतिन के साइड पर, वो एक डिफरेंट सीनियर सिक्योरिटी जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिलते हुए बाकी कंट्रीज़ के साथ भी वो बात कर रहे हैं कि हम कैसे आगे इसको परसीव करें और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ का हमें सपोर्ट मिले। तो उसके लिए आप देखेंगे कि रिसेंटली काफ़ी विजिट्स भी हुए, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो काफ़ी एशियन कंट्रीज़ और स्पेशली इंडिया भी आए थे। तो ये जो इनका हम कह सकते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो पार्टनरशिप करने वाला सीन है, ये भी इसके अंदर एक एज अ रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दिस अनाउंसमेंट या फिर यूक्रेन, दोनों को ही लेके हम चल सकते हैं कि इसके अंदर जो रशिया है वो सिर्फ आर्म्स पे ही नहीं, जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको भी इम्प्रूव करते हुए उसको आगे लेके जा रहा है, राइट। तो पूरा मैटर जो है वो नेटो की मेंबरशिप के ऊपर है। तो नेटो की मेंबरशिप अगर कोई ले लेता तो होता क्या है, क्या मिलता है? तो सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री है, मान लीजिए एक एक्स कंट्री है और इसके बगल में वाई कंट्री है, राइट, और इन दोनों के ही रिलेशंस ठीक नहीं है, तो एक्स कंट्री क्या बोलता है कि मैं नेटो ज्वाइन कर लेता हूँ। अब नेटो ज्वाइन करने से क्या होगा कि नेटो के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे अंडर एग्रीमेंट हो जाएंगे कि अगर एक्स कंट्री के ऊपर कभी भी उसकी सॉवरेनिटी को लेके कोई इशू आता है या कोई दूसरा एक्सटीरियर कोई थ्रेट आता है, तो पूरे के पूरे जो नेटो कंट्रीज़ हैं वो एक्स वाले कंट्रीज़ के साथ खड़े रहेंगे। और यहाँ पे जो इसकी बाउंड्रीज है, जहाँ जहाँ पे इशूज़ है, वहाँ पर नेटो की आर्मी होगी, ना कि इसकी आर्मी के साथ हम बोल सकते हैं कि नेटो की आर्मी भी होगी। तो पहले मान लीजिए इसके पास 100 ही बंदे थे आर्मी के अंदर, लेकिन अब नेटो के अंदर इतने कंट्रीज है कि ये 100 के 10,000 हो जाएंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी रहेगी ताकि वो रजिस्ट कर सके अगर इन केस वाई जो इसका पहला फॉर्मल कंट्री था उसकी साइड से अगर कोई इशू होता, तो उस केस में ये चीज़ जो ज्वाइन कर रहा है उसके लिए फ़ायदा रहता है कि वो तो है ही। उसके अलावा बाकी जो एग्रीमेंट्स के अंदर आते हैं उसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पे जो रहता है वो एक यूनिटी या फिर नेटोज कंट्री जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं, राइट। ओके, हाउएवर इट वुड बी डिफिकल्ट, ठीक है। व्हाट लाइज अहेड, तो आगे अगर ये हो जाता है तो आगे क्या देख सकते हैं या फिर क्या चल रहा है, कैसा हम एक फ्यूचर देख सकते हैं कि क्या हो सकता है इस पर पूरे केस में आगे। अगर हम रशिया के रिटोरिक या फिर थ्रेट्स देखें नेबरिंग कंट्रीज़ को टू कंटिन्यू टू इंक्रीज, कि अगर वो नेटो को ज्वाइन करते हैं तो वो थ्रेट्स जो है वो हर बार बढ़ते जा रहे हैं, यूजुअली जो है बाल्टिक स्टेट्स के साथ। तो वो उनकी एक हाइटेंड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जो कि दिखा रही है कि रशिया अपने सिक्योरिटी को लेके कितना कंसर्न है और उनकी जल्द से जल्द वो रेमेडी ढूंढ रहा है, राइट। अब ये इशू अगर वो बाल्टिक कंट्रीज़ जो भी हैं, जो आसपास की कंट्रीज़, अगर वो कंटिन्यू करते हैं नेटो को ज्वाइन करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि वो एक और हाई सिक्योरिटी रिस्क एनवायरनमेंट बना देगा रशिया के आसपास, जिससे कि रशिया जो है वो एक हम कह सकते हैं कि एक्शन लेने के लिए और ज़्यादा मजबूर हो जाएगा, राइट। क्योंकि नेटो का एक्सपेंशन जब भी हो रहा है या फिर नेटो जब भी आगे बढ़ रहा है तो रशिया उसको एक मेजर थ्रेट की तरह देखता है कि रशिया की जो सिक्योरिटी है, रशिया की जो इंटीग्रिटी है उसके साइड वो एक एज अ सिक्योरिटी थ्रेट उसको परसीव करता है, राइट। एस्टोनिया जो है वो ऑलरेडी नेटो से मांग चुका है कि एक लोकल एंटी रशिया कमांड सेंटर बने और एक ग्रेटर एयर डिफेंस सिस्टम बने, जिससे कि बाल्टिक सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो उसको सही किया जा सके, राइट। द रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज़ रिजल्टेड इन आइसोलेटिंग रशिया फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। अब हम कह सकते हैं कि जब जो रशिया यूक्रेन का जो इन्वेजन था वो रशिया ने काफ़ी अच्छे हम कह सकते हैं कि इंटेंशंस जो थे उनके सिक्योरिटी को लेके थी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जो रशिया की इमेज डैमेज हुई है पूरे वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वो काफ़ी एक नेगेटिव साइड में गया है।
वो उसके अलावा अगर वॉर्स के अंदर भी देखें तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ ट्रूप्स वो खो रहे हैं, मतलब जाने जा रही है। उसके अलावा मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो है वो कम होते जाते होते जा रहे हैं जैसे जैसे वॉर बढ़ता जा रहा है, राइट। तो अब क्या है, जब भी वॉर होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, राइट, कि जो पैसा है वो ख़त्म होता है, जैसे कि और उसके बाद मतलब पैसा तो चलो हो रहा है जो हो रहा है, उसके लिए उसके ऊपर से जो सैंक्शंस है आफ्टर द वॉर, जो सैंक्शंस लगाई गई है यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से, वो भी उसको काफ़ी इफेक्ट कर रही है, राइट। जो मेजर एमएनसीज थी, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, वो रशिया को छोड़ रही है, राइट। और जो एनर्जी डिपेंडेंसी थी, पहले रशिया किस पर रूल करता था कि एनर्जी जो रशिया का एनर्जी एक्सपोर्ट था वो बहुत हाई था, और धीरे धीरे अब जो कंट्रीज़ हैं वो इन जो डिपेंडेंसी है वो उसको कम कर रहे हैं, राइट। ओके, एज फिनलैंड joins NATO, Russia could deploy more troops along the Russia-Finland border and further thin out an already outnumbered Russian army. तो अगर रशिया फिनलैंड जो है वो नेटो ज्वाइन करने की सोचता है तो रशिया जो है वो और ट्रूप्स लगा सकती है फिनलैंड के बॉर्डर पे, ताकि जो रशियन आर्मी की स्ट्रेंथ है वो उसको बढ़ा सके, राइट। ओके, चलिए, यही मेजर था, शायद ये रिपीट हो गया। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग कोविड एंड इट्स इफेक्ट्स। तो रिसेंटली लैंसेट ने एक पब्लिकेशन जारी किया था, एक पब्लिकेशन दिया था जिसमें कि जो लॉन्ग कोविड जो है एक नाम से, उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन देने की बात की गई है, जिससे कि एक बर्डन जो है हम कह सकते हैं सिम्टोमेटिक सीक्वेंस का, कि वो भी एक हाई है आफ्टर 2 साल के कोविड के बाद भी, जो उसका हम कह सकते हैं सिम्टम्स जो थे वो काफ़ी हाई है अभी फ़िलहाल। एंड उसके अलावा जो पेंडेमिक सर्वाइवर्स है, जो भी पेंडेमिक में अंदर सर्वाइव कर गए, वो उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो भी लोअर है जनरल पॉपुलेशन के अंदर अगर 2 साल की बात की जाए तो, राइट। तो लॉन्ग कोविड के क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, राइट। ओके, व्हाट इज़ लॉन्ग कोविड। तो आप मान लीजिए कि काफ़ी जो लोग हैं वो कोविड-19 से बाहर निकल रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके जो कोविड के टाइम जो बीमारी हुई थी उसके इफ़ेक्ट्स उनके ऑर्गन, मल्टीपल ऑर्गन और उनके बॉडी के ऊपर वो पड़ रहा है, राइट। अब क्या है कि जब इन्फेक्शन के टाइम, और ये सब किस में हो रहा है, जब इन्फेक्शन के टाइम, जब कोविड अपने पीक पे था, तब उस टाइम उनको कोई हम कह सकते हैं सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अब जैसे वो टाइम गुजरता जा रहा है तो उसके इफेक्ट्स अब देखने को मिल रहे हैं। पोस्ट कोविड सिंड्रोम बाय कंसेंसस इज डिफाइंड एज साइंस एंड सिम्टम्स। अगर पोस्ट कोविड सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स developed during or after an infection consistent with COVID-19 and continue for more than 12 weeks and are not explained by alternative diagnosis। कि कोई भी ऐसे साइंस और सिम्टम्स जो कि डेवलप हुए ड्यूरिंग द इन्फेक्शन और आफ्टर द इन्फेक्शन, जो कि कोविड-19 के साथ जो इन्फेक्शन था उसका उस टाइम थे, और कंटिन्यू फॉर मोर देन 12 वीक्स एंड आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय अल्टरनेटिव डायग्नोसिस, कि अल्टरनेटिव डायग्नोसिस से उनका पता नहीं चल रहा है, राइट। और पोस्ट कोविड जो है वो सिम्टम्स को परसिस्ट करता है 4 वीक्स आफ्टर द इन्फेक्शन। लॉन्ग कोविड जो सिम्टम्स है वो करते हैं 12 वीक्स आफ्टर कोविड-19 इन्फेक्शन। तो मान लीजिए आप कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गए हैं, राइट। कोविड-19 से आप रिकवर भी कर गए, लेकिन उसके कुछ कुछ सिम्टम्स रहते हैं वो धीरे धीरे जाते हैं, राइट। तो पोस्ट कोविड की अगर हम बात करें सिंपल टर्म्स में, तो कोविड के टाइम जो भी आपको सिम्टम्स थे वो आपके 4 वीक तक रहते हैं और उसके बाद वो वाइप आउट हो जाते हैं या फिर वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग कोविड की बात करें, अगर लॉन्ग कोविड सिम्टम्स की बात करें, तो इसका यही 4 वीक का जो टाइम फ्रेम है 12 वीक के अंदर चला जाता है, राइट। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग कोविड क्या है, लॉन्ग कोविड सिम्टम्स क्या होता है, क्या उनका टाइम पीरियड रहता है 12 वीक्स और उसमें 4 वीक्स। अब इसमें होता क्या क्या है, स्किन पर रैशेस, स्लीप डिफ़िकल्टीज, फटीग और मसल वीकनेस, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, पैल्पिटेशंस, डिजीनेस, कफ, हेडेक, सॉर थ्रोट, चेस्ट पेन, स्मेल एंड टेस्ट डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, मोबिलिटी इश्यूज़, राइट। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनके कारण ये आप देख सकते हैं कि ये दिक्कत आ रही है। तो फाइंडिंग्स क्या मिली, अगर हम फाइंडिंग्स की बात करते हैं
तो सबसे पहले तो कोविड ने 2 साल के जो लॉन्ग कोविड है उसको डिस्क्राइब किया। कैरेक्टराइजेज एवोल्यूशन ऑफ हेल्थ आउटकम्स इन हॉस्पिटल सर्वाइवर्स विद डिफरेंट इनिशियल डिजीजेस सीवियरिटी थ्रू द 2 years आफ्टर एन एक्यूट कोविड-19 इन्फेक्शन। कि जो हेल्थ आउटकम्स थे हॉस्पिटल सर्वाइवर जो सर्वाइव हो गए तो उसके बाद जो हेल्थ आउटकम्स आ रहे हैं वो इनिशियल जो सीवियरिटी थी उससे काफ़ी अलग है। और जो 2 साल के बीच में जो भी हम कह सकते हैं टाइम फ्रेम था और जब इन्फेक्शन हुआ था तो उससे भी काफ़ी हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पोजीशन है आज की उस पर्टिकुलर बंदे में या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हेल्थ कंडीशंस के अंदर। द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विद एटलीस्ट वन सिक्वेलेटल सिस्टम डिक्रीज फ्रॉम 68% एट 6 months to 55% एट 2 years। अगर सिम्टम्स की बात करें कि 2 साल के अंदर कितना जो प्रोपोर्शन है इंडिविजुअल्स का जिनको कि हम कह सकते हैं कि सिम्टम्स थे तो वो पहले जो 68% थे 6 months के अंदर वो 55% हो गए 2 years के अंदर। कि 2 साल तक भी कि 6 साल के अंदर 68% जो बंदे हैं उनको जो सिम्टम्स है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन अब जो केस है 2 साल के अंदर सिर्फ 55% ही 55% ही वो फिगर रह गया है। राइट। अच्छा, इसके अलावा जो भी बंदे जो भी जो सब्जेक्ट्स थे वो पहले जो रिपोर्टिंग आई थी डिप्रेशन की एंग्जाइटी की वो ड्रॉप होके 12% एट 2 years आ गया है। जो पहले क्या था 23% एट 6 year का सीन था। राइट। अब कोविड-19 के 2 साल के बाद भी काफ़ी ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे कि सिम्टम्स या फिर प्रॉब्लम है पेन की, डिस्कम्फर्ट की, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की। राइट। तो ये बहुत ही बड़ा इशू है कि आपने प्रॉपर मेडिकेशन ले लिया, प्रॉपर आपने कोविड शॉट्स ले लिया, आपने प्रॉपर जो कोविड की वैक्सीन्स थी उसको ले लिया, उसके बाद भी ये इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो सर्वाइवर्स जिनको कि इन्फेक्शन के टाइम रेस्पिरेटरी सपोर्ट बहुत लगा था, जिनको रेस्पिरेटरी जो सांस लेने में दिक्कत थी उस टाइम रेस्पिरेटरी सपोर्ट के कारण वो अभी ठीक हो गए, तो उनको अभी भी मतलब 2 साल के टाइम फ्रेम के बाद भी जो लंग इश्यूज़ थे वो अभी भी कहीं ना कहीं वो सिम्टम्स हैं। राइट। तो इस पूरी स्टडी के दौरान ये पता चला कि हमें अभी एक अर्जेंट नीड है कि जो लॉन्ग कोविड के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और एक इफेक्टिव इंटरवेंशंस बनाई जाए जिससे कि जो ये रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसको कम किया जाए। राइट। अगर इस पूरे स्टेटस की बात करें, पूरे केस की बात करें तो इंडिया में क्या सीन है और कैसा पूरा डेटा क्या कहते हैं लॉन्ग कोविड को लेके। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के दोनों ही केस में चाहे पोस्ट कोविड की हो चाहे लॉन्ग कोविड की, दोनों ही के अंदर जो नंबर्स है वो काफ़ी कम है, जो रिकवरी रेट है वो भी ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस बनाई थी जो कि पोस्ट कोविड सीक्वल को मैनेज करती हैं। राइट। वो क्या करती हैं, वो डिटेल्ड टेक्निक्स देती हैं कि पोस्ट कोविड के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर हो, चाहे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल्स हो, चाहे नेफ्रोलॉजिकल हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हर एक पर्टिकुलर एरिया या फिर हम कह सकते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए एक प्रॉपर डिटेल टेक्निक और प्रॉपर गाइडलाइन है जिसके थ्रू कि पोस्ट कोविड का जो भी इश्यूज़ या फिर हम कह सकते हैं पोस्ट कोविड जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको वो टैकल कर सकें। राइट। अगर एग्जांपल की बात करें तो जनवरी 2020 के अंदर अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ने ये रिपोर्ट किया कि जो सेकेंड टाइम में जो कोविड सेकेंड वेव के अंदर जो कोविड इफेक्ट हुए उनके अंदर लॉन्ग कोविड की कंडीशंस जो है वो ज़्यादा पाई गई एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट कोविड वेव। मान लीजिए फर्स्ट कोविड वेव यहाँ पे थी, ये सेकेंड कोविड वेव, इसके अंदर 100, इसके अंदर भी 100। तो अगर पोस्ट कोविड की बात करें तो टाइम फ्रेम क्या था 4 weeks, और लॉन्ग कोविड की बात करें तो टाइम फ्रेम क्या था 12 weeks। तो मान लीजिए इसमें इन 100 बंदों में से लॉन्ग कोविड के इश्यूज़ सिर्फ 50 को थे, तो इस वाले केस में सेकेंड वेव में जो भी इन्फेक्ट हुए इसमें ये केसेस बढ़ के 75 हो गए। तो इनडायरेक्टली ये कि सेकेंड टाइम में जो भी हॉस्पिटलाइज या फिर जो भी इन्फेक्ट हुए उनका लॉन्ग कोविड के पास लॉन्ग कोविड का जो हम कह सकते हैं इन्फेक्शन था वो ज़्यादा दिखा है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव। राइट। ओके। अगर बात करें कि
पूरा इसका वो क्या है, कंक्लूजन की बात करते हैं तो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विल कंटिन्यू टू हैव सिम्टम्स बियॉन्ड 4 वीक्स एंड बियॉन्ड 12 वीक्स। कि ये तो फिक्स है कि हाँ ठीक है, कुछ इस केसेस में ऐसा होता है कि 4 वीक्स का एक टाइम फ्रेम है पोस्ट कोविड वाला और 12 वीक्स वाला, कि हाँ कुछ केसेस में एक ऐसा रहेगा कि हाँ इनके इश्यूज़ जो हैं, इनके जो सिम्टम्स हैं वो चलेंगे, राइट। क्योंकि इम्यूनोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स है, जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं, वो यूनिवर्सल नहीं है हर जगह, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंट्री में पोस्ट कोविड का जो रेट है वो काफ़ी कम है, लेकिन अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ये क्यों है? क्योंकि जो इम्यूनोलॉजी के ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह डिफरेंट है, लेकिन वो सेम वे में काम करते हैं, राइट। दिस वे वॉज नॉट द सेम फॉर लॉन्ग कोविड। क्यों? क्योंकि हेल्थ कंडीशंस जो थी वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सेम हो, राइट। ओके, तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर आर्टिकल में अगर हम देखते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तो कोविड खुद ब खुद कि कोविड-19 कब आया था, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसका पैथोजन कौन सा था, कौन सा बैक्टीरिया था, या फिर कैसे ये फैलता है, इसके सिम्टम्स, जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितनी भी ड्रग्स आई हैं या फिर हम कह सकते हैं वैक्सीन्स आई हैं टू काउंटर दिस कोविड, तो उसका एक प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। उसके अलावा पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और इम्यून सिस्टम जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग सम न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए पहला स्टेप, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई एक नई स्टडी निकल के आई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या हुआ है, रिसेंटली जो रिसर्चर्स थे IISc बेंगलोर के, उन्होंने एक प्रोटीन आइडेंटिफाई किया है ईच सेल के अंदर, जो कि RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डिज़ोल्व होता है, राइट। और उसको क्या बोलते हैं? RNA ग्रेन्यूल्स। तो अगर हम बात करें कि mRNA जो मैसेंजर RNA होता है, ये होता क्या है? एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, रिबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री रहता है DNA स्ट्रैंड के साथ, राइट। तो अगर आप देखेंगे DNA से तो इस स्ट्रैंड के साथ साथ एक mRNA, मतलब ये DNA तो, ये तो RNA तो है, तो इसके साथ साथ अंदर ही एक mRNA वाला प्रोटीन भी, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रहता है, इसको RNA कहते हैं, राइट। mRNA is a RNA version of a gene that leaves the cell nucleus and move to the cytoplasm where proteins are made। तो ये जो है, देखिए जैसे कि हम एक सेल की बात करते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, ये प्रोटीन, राइट। तो ये DNA है, इसके साथ में ये RNA है। तो RNA के साथ साथ ये जो mRNA का पार्ट है ये साथ चलता है, और ये करता क्या है, ये टाइम के साथ प्रोटीन वाली साइड, जहाँ पे प्रोटीन्स जनरेट हो रहे हैं, उस साइड ये मूव करता है, राइट। अब मूव करने से होगा क्या, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम, राइट, तो ऑर्गेनल होता है एक जो कि रिबोसोम बोलते हैं, जिसको राइबोसोम बोलते हैं, जो कि mRNA के साथ साथ मूव करता है, उसके बेस को रीड करता है, सीक्वेंस पढ़ता है, एंड उसके जेनेटिक कोड को यूज़ करता है ट्रांसलेट टू एक 3 बेस ट्रिपलेट के अंदर, या फिर कोडोन जिसको बोलते हैं। फिर होता क्या है कि वो उसके अमीनो एसिड के अंदर मिक्स हो जाता है। देखिए, जब यहाँ से जो RNA है, यहाँ से RNA स्प्लिसिंग होती है और ये mRNA बनता है, राइट। लेकिन mRNA जब राइजोसोम के साथ, जब राइजोसोम RNA के ऊपर mRNA के साथ जाता है, तो इसके साथ मूव करते करते ये इसके बेस को पढ़ता है, इसकी सीक्वेंस को, बेस सीक्वेंस को पढ़ता है, और जेनेटिक कोड को यूज़ करते हुए इसको एक 3 बेस ट्रिपलेट के अंदर चेंज कर देता है, और इसको कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड के साथ ये मतलब कह सकते हैं कि वहाँ भेज देता है, राइट। ओके, तो पूरे प्रोसेस में ये जो RNA ये जो डिज़ोल्व हुआ है, ये जो पूरा बन के बाहर निकला, इसको बोलते हैं RNA ग्रेन्यूल्स। तो RNA ग्रेन्यूल्स क्या होता है वो देख लेते हैं। RNA ग्रेन्यूल्स क्या है कि जब साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऐसा सेल
जहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर्स है वो mRNA के बने हो, और उसके जो mRNA के प्रोटीन्स है वो RNA ग्रेनुअल्स कहलाते हैं। जैसा कि अपन ने कहा कि जब वो टूट के साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स होता है तो वो RNA ग्रेनुअल्स के तौर पे जाना जाता है, राइट। Unlike other structures in the cell, the RNA granule are not covered and confined by membrane। जैसे कि बाकी स्ट्रक्चर्स देखे जाए सेल के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, डेंड्राइट्स वगैरह, तो RNA ग्रेनुअल्स जो हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं एक हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन से, कि मेम्ब्रेन उनके आजू बाजू नहीं होती है। इससे होता है कि ये उनको बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक बनाते हैं और उनको अलाउ करते हैं कि कॉन्स्टेंटली वो अपने कंपोनेंट्स एक्सचेंज कर सके, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको जो कंपोनेंट्स एक्सचेंज है वो उसको करने में बहुत ही ईजी रहेगा, राइट। RNA ग्रेनुअल्स को देखें तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं और लो नंबर्स में रहते हैं अगर नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर जो नंबर और साइज़ उनका बढ़ता है स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर, इंक्लूडिंग डिजीज़, अगर डिजीज़ होता है तो उस केस में ये ग्रेनुअल्स बढ़ जाते हैं, राइट। अब ये यूनिक क्यों है? एक यूनिक फीचर या डिफाइनिंग फीचर है कि विच डज नॉट चेंज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑफ RNA ग्रेनुअल्स प्रोटीन कंपोनेंट्स। अब एक इसका क्या है कि जब वो ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म में चेंज होते हैं तो RNA ग्रेनुअल प्रोटीन्स का जो एक डायनेमिक फीचर या फिर डिफाइनिंग फीचर है वो क्या है कि प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेचेस कंटेन रिपीट ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स, कि जब जब वो चेंजेस रहते हैं तो अमीनो एसिड्स के जो स्ट्रेचेस हैं उनका कंटिन्यूड रिपीटेशन होता है, राइट। अब ये जो स्ट्रेच है ये एक लो कॉम्प्लेक्सिटी रीजन्स के तौर पे कहलाता है, क्योंकि यही एक अलौता फीचर है जो कि चेंज नहीं होता, क्योंकि आपको बार बार अमीनो एसिड के रिपीटेटिव्स मिल जाते हैं, राइट। अगर ये जो रिपीट्स ऑफ आर्गेनाइन, ग्लिसाइन एंड ग्लिसाइन, तो आर्गेनाइन का एक, ग्लिसाइन का एक, ग्लिसाइन का एक, तो RGG बन गया और इससे क्या हुआ, एक लो कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंस बनता है, राइट। सेम यही चीज़ जब डिजीज़ या फिर कोई इशू होगा ऑर्गन के साथ तो ये चीज़ चेंज होती है, जिससे कि एक हाईली कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बनता है, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो प्रोटीन टू डिजोल्व द एग्रीगेट्स इन द न्यूरॉन्स, ये हमने बताई दिया कि रिसर्चर्स जो है बेंगलोर में उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि एक प्रोटीन है जो यीस्ट सेल के अंदर से वो डिजोल्व होता है RNA के साथ, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ, और उसको RNA ग्रेनुअल्स बोलते हैं। अब ये फाइंडिंग जो है ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। डिसऑर्डर कैसे, जैसे एमेट्रोफिक लेटरल सेलिरोसिस ALS एंड फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, तो ये दोनों न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं जिनके कारण जिनके अंदर की ये जो फाइंडिंग्स है ये काफ़ी क्रिटिकल्स हैं, राइट। ये जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है ये कैरेक्टराइज होते हैं अक्यूमुलेशन ऑफ एग्रीगेट्स दैट रिजेंबल RNA ग्रेनुअल्स, राइट। अगर न्यूरो डिजेनरेटिव जो डिसऑर्डर्स हैं या फिर जो डिजीज़ है उनका कैरेक्टराइजेशन देखें तो उनका जो हम कह सकते हैं उनके अंदर जो एग्रीगेट्स हैं उनका एक्यूमुलेशन है वो RNA ग्रेनुअल से रिजेंबल करता है, राइट। और ये जो एग्रीगेट्स हैं, मतलब मान लीजिए ये चीज़ है, ये आपका सेल है फॉर एग्जांपल, ये एक सिंपल RNA ग्रेनुअल आया, राइट, क्योंकि इसका ओरिजिनल कंपोनेंट है तो कुछ असर नहीं है, ठीक है, जैसा नॉर्मल चला था वो चला था, क्यों, क्योंकि इसको सेल को ये RNA ग्रेनुअल चाहिए। लेकिन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ में क्या होता है कि एक एग्रीगेट बनता है, राइट, जो कि जैसे मान लीजिए ये एग्रीगेट था और जस्ट सेकेंड ये जो था ये RNA था, तो ये देखने में एग्जांपल है, दिखने में जैसे लग रहा है, तो ये यहाँ पे जब आता है तो ये यहाँ पे RNA ना आके यहाँ पे ये आ जाता है, राइट, क्योंकि ये रिजेंबल करता है। और इससे क्या होता है कि ये आने से जब एक जो पार्ट है एग्जांपल जैसे एक मशीन के अंदर एक पार्ट लगता है, तो अगर उसका फिक्स पार्ट है तो ठीक है चलेगा बढ़िया, लेकिन अगर उसे रिजेंबल करता हुआ दूसरा पार्ट लगा देंगे और ओरिजिनल कंपोनेंट ना लगा के हम डुप्लीकेट लगाएंगे तो वो काफ़ी इश्यूज़ रखता है। तो वही सेम चीज़ इसमें भी है कि RNA के बदले वो एग्रीगेट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिससे कि जो डिजीज़ है उसको कंट्रीब्यूट करता है डिजीज़ बढ़ने में, राइट।
अगर बात करें आरएनए ग्रेन्यूल्स की, तो जैसे हमने पहले बात किया कि वो बाकी सेल्स के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, उनकी तरह वो मेम्ब्रेन के अंदर कन्फाइंड नहीं रहता है, राइट। तो उससे क्या मिलता है कि उसको एक ईजी रहता है कि वो मेम्ब्रेन के थ्रू जो अपना कंपोनेंट एक्सचेंज है उसको कर सकें, राइट। ओके, फंक्शंस ऑफ आरएनए ग्रेन्यूल्स। आरएनए ग्रेन्यूल्स का फंक्शंस क्या होता है? मैसेंजर आरएनएस आर कन्वर्टेड टू प्रोटीन्स बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो प्रोसेस ऑफ सिंपल, जैसे इसमें बोलने से पता चल रहा है कि मैसेंजर आरएनएस को प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, कैसे? ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू, राइट। अब जो आरएनए है वो डिटरमाइन करते हैं एमआरएनए का फेट, कि कितना प्रोटीन कब प्रोड्यूस होगा आरएनए के थ्रू। कि जैसे ये आरएनए है, ये एमआरएनए, तो ये जो भी फंक्शन करेगा ये आरएनए डिसाइड करेगा कि ये कितना प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, कब करेगा और कहाँ करेगा, राइट। अब ये जो पूरा प्रोटीन सिंथेसिस है कि कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, कितना करेगा, ये बहुत ही एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है और एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो एक मतलब इसके अंदर क्या है, वो कॉमन स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है जहाँ पर कि कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है। तो जब इस पूरे प्रोसेस के कारण से आरएनए यहाँ पे हुआ और एमआरएनए को कमांड दी गई तो कि तो इतना प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और यहाँ करेगा, राइट। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के टाइम अगर कुछ भी इश्यूज़ आ जाता है, कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है जो कि एमआरएनए को अलाउ नहीं करेगी वो प्रोटीन प्रोड्यूस करे, तो इस सीन में क्या होता है, पूरा का पूरा जो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन प्रोडक्शन वाला जो सीन है, ये पूरे के पूरे को शट डाउन कर देता है आरएनए, राइट, और एनर्जी को कंजर्व करता है। और ये क्यों होगा? जब आपको कोई डिजीज़ होगा तभी ये चीज़ होगी कि प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है और एनर्जी कंजर्व करने के लिए सेल जो है वो उस पूरे प्रोसेस को शट डाउन कर देगा। अब आरएनए ग्रेन्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो इस पूरे प्रोसेस में जो शटिंग डाउन है ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोटीन, इसके अंदर वो उनकी हेल्प करते हैं, राइट। अब इसमें से जो आरएनए ग्रेन्यूल्स जो हैं जो कि पूरे शटिंग प्रोसेस को मतलब हेल्प करते हैं, उसके अंदर से वो सिर्फ उसको मतलब प्रोटीन प्रोडक्शन को ही रेगुलेट नहीं करते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी बन चुका एमआरएनए है या फिर उसको डीजनरेट करते हैं और उसका एलिमिनेशन भी करते हैं, जिससे कि प्रोटीन का प्रोडक्शन और कम करने में मदद मिलती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये एमआरएनए है, ये आरएनए, ये प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल इसने मान लीजिए हज़ारों प्रोटीन प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन तभी इसमें एक अनफेवरेबल कंडीशन है और इसने इसको शट डाउन कर दिया। लेकिन शट डाउन तो कर दिया, लेकिन इसके बाद ये जो 100 प्रोटीन पड़े हैं ये भी तो इश्यूज़ मतलब पैदा कर रहे होंगे, इनकी वजह से भी दिक्कत आ रही होगी। तो इनसे डील करने के लिए जो आरएनए ग्रेन्यूल्स हैं वो काम में लेते हैं कि वो सिर्फ इनको रेगुलेट ही नहीं करते, इनको डिजनरेट और इनको एलिमिनेट भी करते हैं, जिससे कि जो प्रोटीन प्रोडक्शन है उसमें हेल्प मिल सके रिड्यूस करने में, राइट। तो रिसेंट स्टडी में क्या हुआ, रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया है कि लो कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंस है जो कि प्रमोट करता है ग्रेनुअल फॉर्मेशन को, वो डीजनरेशन ऑफ आरएनए ग्रेन्यूल्स को भी प्रमोट करता है इन ईस्ट सेल्स, राइट। तो क्या है कि रिसर्चर्स ने क्या बोला कि लो कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंसेस के अंदर जब जो कि नॉर्मली प्रमोट करते हैं ग्रेनुअल फॉर्मेशन को, इस केसेस के अंदर वो ग्रेनुअल के जो डिसइंटीग्रेशन है उसको प्रमोट करते हैं। उन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि एक प्रोटीन SBP1 को आइडेंटिफाई किया है जो कि पी बॉडीज़ को डिसॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक है, राइट। और वो कि ना कि स्ट्रेस ग्रेन्यूल्स को डिसॉल्व करने में, जो कि आरएनए ग्रेनुअल टाइप के साथ रिलेट करता है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रोड्यूस रहता है। तो अब एमआरएनए देखिए, जब मैं दोबारा बताता हूँ एग्जांपल से, ये सेल था, राइट, यहाँ पे अपना आरएनए था, इधर एमआरएनए था, इसने 1000 प्रोड्यूस कर दिए थे, एमआरएनए शट डाउन कर दिया, ग्रेन्यूल्स जो आए उन्होंने इसको काटा पीटी, इसमें डिसइंटीग्रेशन और एलिमिनेशन शुरू किया, राइट। तो ये तो चल रहा है, राइट। लेकिन
एक SBP1 करके एक प्रोटीन निकला है, राइट, जो कि डिज़ोल्विंग पी बॉडीज़ के लिए स्पेसिफिक है, ना कि स्ट्रेस ग्रेनुअल्स के लिए, कि जो डिज़ोल्व हो चुके हैं उनके लिए। तो वो mRNA के साथ रिलेटेड है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स रहता है। तो इस प्रोटीन का यूज़ करते हुए उसका जो डीजनरेशन है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस, पोटेंशियल ऑफ अमीनो एसिड्स रिपीट्स एज ए थ्योरेपेटिक इंटरवेंशन। जो RGG अपन ने किया था कि रिपीटेशन होता है अमीनो एसिड्स का, तो वो एक थ्योरेपेटिक इंटरवेंशन होता है। अब उससे होता क्या है कि ये मतलब ये जो स्टडी है ये हेल्प कर स्टडी बता रही है कि ये जो इंटरवेंशन है ये हेल्प करेगा एनालाइज करने के लिए कि रिपीट सीक्वेंसेस के जो इफ़ेक्ट्स हैं, राइट, वो क्या इफ़ेक्ट्स हैं उस रिपीटेड जो सीक्वेंस हो रहा है RGG वाला, इससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। और ये कैसा होगा? ये स्टडी के थ्रू, स्टडी किस पे की जाएगी? माइस पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो प्रोटीन था SBP1 वो आइडेंटिफाई किया, उसके थ्रू इस माइस के ऊपर ये स्टडी की जाएगी, जिससे कि जो एग्रीगेट्स है ब्रेन सेल के अंदर इनसॉल्युबल, उसको स्टडी करने में मदद मिलेगी। और उससे क्या होगा? जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने में मदद मिलेगी, जैसे कि अल्जाइमर एक एग्जांपल है, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो इस जो पूरी स्टडी है इसका कहीं पे भी जब ये शुरू की गई थी तो कोई सीन नहीं था कि इसको न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के लिए ही पर्टिकुलरली किया जा रहा था। इंस्टेड कि इसका स्टडी जो पूरा प्रोसेस था वो सिंपल एक पावरफुल फंडामेंटल क्वेश्चन को आंसर करना था कि RNA ग्रेनुअल्स कैसे अलग अलग होते हैं, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस से पता क्या चलता है कि कई बार जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं साइंस के उसको भी एड्रेस करने से कुछ एक ढंग की चीज़ निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू अप्लाइड रिसर्च। की अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल क्वेश्चंस को भी अगर आप क्वेश्चन करोगे, फंडामेंटल जो क्वेश्चंस हैं उनको भी अगर एड्रेस करोगे तो जो हम कह सकते हैं आउटकम आएगा वो दोनों ही चीज़ में इक्वली इम्पॉर्टेंट आएगा, राइट। अगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। DNA, mRNA, RNA ग्रेनुअल्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, जिसके ऊपर पूरा आर्टिकल है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, एग्जाम्पल में इसमें अल्जाइमर्स था, राइट। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर, राइट। ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ब्रेस फॉर हायर इंटरेस्ट रेट। RBI ने भी रिसेंटली प्रीवियसली जो है अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको हाई किया था, उनसे 50 बेसिस पॉइंट से ऊपर बढ़ाया था। तो अब ये स्पेकुलेशन है तो आगे आने वाले साल में, आगे आने वाले टाइम में RBI इसको और बढ़ा सकती है, राइट। तो इसके बारे में बात करेंगे। अगर कंटेक्स्ट लिया जाए तो इन्फ्लेशन जो है वो अभी तक RBI की जो अपर टॉलरेंस लिमिट थे 6%, उसके ऊपर चल रहा है पिछले 4 महीने से, राइट। इसी के कारण इसको कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को RBI जो है वो अपने जो इंटरेस्ट प्राइसेस हैं उनको इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम बात करें ब्रॉड बेस्ड इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन ऐसा है जो सिंगल किसी कमोडिटी या किसी एक पर्टिकुलर स्टैंस के ऊपर ना हो, अलग अलग फैक्टर्स हो जो कि इन्फ्लेशन को राइज करने में मदद कर रहे हो, राइट। अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर इनपुट की, तो जो हायर फ्यूल प्राइसेस है वो भी इन्फ्लेशन के अंदर काफ़ी उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन अगर फ्यूल प्राइसेस के अंदर है तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन वाला जो इन्फ्लेशन है वो भी सर्ज करेगा। 18% तक पहुंच गया है वो, क्योंकि प्रीवियस मंथ वो जो कि 8% पे था। अब डिमांड जो है वो रीबाउंड हो रही है, राइट। तो जो हायर इनपुट कॉस्ट था, मतलब डिमांड जैसे कोविड के टाइम पे, जस्ट अ सेकेंड, कोविड के टाइम पे जो डिमांड थी वो लो हो गई थी, लेकिन अभी जब कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो डिमांड जो है वो हायर हो रही है। लेकिन जो इनपुट कॉस्ट लगता था पहले, मान लीजिए एक चीज़ बनाने में 10 रुपये लगते थे, राइट, तो अब वही चीज़ बढ़ के 15 रुपये हो गई इनपुट कॉस्ट। तो इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो जितने भी मान लीजिए 10 का वो पहले 15 में बेच रहे थे,
अब वो 15 बन रहा है तो भी वो जो इनपुट कॉस्ट का जो 5 रुपये चीज़ जो इस पर बढ़ी प्रोड्यूसिंग पे, वो भी कस्टमर पे ही बढ़ रहा है, राइट। तो वो कस्टमर पे पास ऑन कर रहे हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, राइट। लेकिन एज अ सर्विस सेक्टर देयर विल बी ए ग्रेटर पास थ्रू द प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर्स इन द कमिंग मंथ। लेकिन अगर आगे आने वाले चीज़ों की बात करें, आगे आने वाले टाइम की बात करें, तो जैसे ही सर्विसेज रिकवर करेंगी तो ये जो पास थ्रू है प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर्स, वो जो कंज्यूमर के अंदर हम कह सकते जो प्राइसेस बढ़ेंगे वो कंज्यूमर के साइड भी पास ऑन किए जाएंगे। हालांकि जो स्लाइट मॉडरेशन है इन्फ्लेशन का, वो हम कह सकते हैं कि वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से भी वो चीज़ ऊपर बढ़ने में है। और तो जब भी वो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा नॉर्मल होगा तो वो ठीक होगा, क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया से जो भी सप्लाई जा रही थी, फूड ग्रेन्स की हो, चाहे वेजिटेबल ऑयल्स की हो, चाहे गैसेस की हो, वो जब नॉर्मल कंडीशन में आएंगी तो वो एक स्पेकुलेशन है कि इन्फ्लेशन शायद नीचे आ जाएगा, राइट। उसके अलावा फर्टिलाइज़र प्राइजेस, जैसे कि आप जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो फर्टिलाइज़र प्राइजेस, जो फर्टिलाइज़र है उसका एक्सपोर्ट्स में लीडर, वन ऑफ द लीडर्स है। तो वो भी काफ़ी इफेक्ट कर रहा है कि फर्टिलाइज़र्स की जो प्राइसेस है वो बढ़ रही हैं, जिससे कि जो फार्मर्स की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ रही है, और अल्टीमेटली फूड कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, राइट। तो हमने कितने सारे हम कह सकते हैं फैक्टर्स देख लिए कि एक तो फ्यूल, उसके अलावा जो डिमांड रिबाउंडिंग से हायर इनपुट कॉस्ट पास ऑन हो रहा है वो, उसके अलावा सर्विस सेक्टर के थ्रू, उसके अलावा इनफैक्ट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस, राइट। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को बढ़ाने में। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग अगर हम बात करते हैं आरबीआई के थ्रू, तो वो क्या होती है, विद स्टेकी क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कि हाईली हैं, और सप्लाई साइड रिस्ट्रिक्शंस जो चल रही, डिसरप्शंस जो चल रही है, और ऊपर से कोविड, चाइना के अंदर लॉकडाउन है, और तो आरबीआई ने जो उसका फोकस है अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी का वो चेंज कर लिया है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के साइड। कि आरबीआई का पहले से जो अकोमोडेटिव स्टैंस था कि हम अकोमोडेटिव चलेंगे, जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे, लेकिन अब उसको चेंज करके ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाला बेस्ड अप्रोच कर लिया है, राइट। तो अब बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए ये है कि जो सेंट्रल बैंक है नियर अराउंड द वर्ल्ड, वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। अगर हम बात करें टाइट मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी में क्या होता है, जो भी इशूअर बैंक होता है वो मनी अपनी वापस ले लेता है, ज़्यादा पैसे नहीं देता है, राइट। तो पैसे वापस लेने के लिए क्या करेगा कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बैंक बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग, जो बैंक्स हैं वो पैसा उसमें वापस जमा कराएंगे कि हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो पैसा कम होगा तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन डाउन होगा, राइट। अगर हम अप्रैल पॉलिसी की बात करें, रिसेंटली जो पिछली बार हुई थी, तो उसमें कोई पॉलिसी रेट नहीं बढ़ाया था, लेकिन जो एक्सेस लिक्विडिटी थी उसको विड्रॉल करने की बात करी थी। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो वो पिछली बार भी यूज़ कर रहे थे कि एक्सेस जो लिक्विडिटी है उसको वापस विड्रॉल किया जाए। उसके बाद जो रेट की हाइक्स हुई वो भी हुई है, राइट। इससे क्या हुआ, जो प्राइस स्पाइरल चल रहा था, जो प्राइस बढ़ता जा रहा था, उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिली है, राइट। उसके अलावा जो एक्सेस लिक्विडिटी थी उससे जब किया गया तो एक तो क्या बोलते हैं, रेट हाइक कर दी, राइट। जो अल्ट्रा अकोमोडेटिव लिक्विडिटी सपोर्ट था वो पेंडेमिक के टाइम जो दिया गया था उसको रेट हाइकिंग से वो चीज़ वापस लाई गई। तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर जो मनी था उसकी हम कह सकते हैं क्वांटिटी कम हुई है, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को वो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी कि नीचे लाने में, कंट्रोल करने में, या नीचे लाने में हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल करने में, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, राइट। ओके, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। तो इन्फ्लेशन की वजह से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि लोग सोच समझ के स्पेंडिंग करेंगे, और कंजम्पशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो हर किसी के मतलब पॉकेट साइज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितना कंज्यूम कर सकता है या स्पेंड कर सकता है। जिसके पास कम पैसा है वो कम ही कर पाएगा, जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा कर पाएगा। लेकिन इन्फ्लेशन तो ऐसा है कि कुछ लोग तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और जो पहले इजीली स्पेंड कर पा रहे थे उनको भी अब हायर प्राइसेस देने पड़ेंगे सेम प्रोडक्ट के लिए, राइट। उसके अलावा
अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा ही वो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ अपना ली तो रिसेशन का जो कंसर्न है वो भी हो सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि जैसे कि जो कंपनीज़ हैं एडवांस इकोनॉमीज़ की, वो राइजिंग कंसर्न्स मतलब रिसेशन के कंसर्न्स को लेके दिक्कत यह है कि जैसे मान लीजिए जो एडवांस कंपनी है जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो अपने प्राइसेस इन्फ्लेशन के कारण हाई होते जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हाई प्राइसेस को लेते हुए लोग बाय करना या ख़रीदना बंद ही कर दें, राइट। अगर पर्टिकुलर किसी कंपनी या सर्विस का अगर प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है तो उसमें एक रिसेशन आने का चांसेस रहते हैं, राइट। ओके, तो कंक्लूजन क्या है कि मॉनेटरी क्या किया जाए, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको सपोर्ट चाहिए फिस्कल मेजर्स का, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको फिस्कल सपोर्ट चाहिए। फिस्कल सपोर्ट मतलब गवर्नमेंट के साइड से भी इंटरवेंशन होना चाहिए पॉलिसी के अंदर, जिससे कि मॉनेटरी पॉलिसी को एक सपोर्ट मिले। इसके अलावा जो पॉलिसी का रिस्पांस बन रहा है, जो कि एक रिस्पॉन्सिव पॉलिसी बन रही है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो पॉलिसी बन रही है वो ऐसी टेलर्ड या फिर ऐसी बनी होनी चाहिए कि जो इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उनसे डील कर सके, चाहे वो पाथ ऑफ कमोडिटी हो चाहे फूड प्राइसेस हो, और वो फिस्कल कंसोलिडेशन के जो इम्पेरेटिव्स है उसको भी बैलेंस करते हुए चल सके, राइट। तो हम एक ओवरऑल एक वेल बैलेंस्ड और एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को साथ में लेते हुए ऐसा एक हम कह सकते हैं कि पॉलिसी चाहिए, राइट। ओके, एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं प्रीलिम्स के हिसाब से, तो आरबीआई एज अ बैंक पूरा का पूरा इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसका कंपोजिशन, एक्ट्स, राइट। उसके अलावा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स, मतलब कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ओएमओ क्या होता है, राइट। उसके अलावा एलएएफ क्या होता है। अदर देन दिस मॉनेटरी पॉलिसी सिंपल कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि ये रेट्स डिसाइड करते हैं, राइट। ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे एंड विल मीट यू टुमारो। Keep preparing, the prelims is nearby. Keep focus on current affairs. Other than the videos, you can always refer to our daily current affairs booklet on our website or our app. It's a free download. डाउनलोड करके पढ़िए तो वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़, तो जैसे कि एग्ज़ाम आ ही गया है तो टेस्ट सीरीज़ के ऊपर ध्यान देना है बहुत, कि जितना यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितना प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर लेंगे उतना ही एग्ज़ाम हमारे लिए इजी जाएगा, राइट। तो प्रैक्टिस कीजिए पेपर्स की, और कोई भी इशू होता है तो आप कॉल और वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, और आपको कुछ भी रिसोर्सेज या नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमेशा कॉल करके हमारे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, राइट। Okay, this was all from today. Thank you so much. This news is इम्पोर्टेंस ऑफ लुम्बिनी। लुम्बिनी जो कि बर्थ प्लेस है गौतम बुद्धा का, लॉर्ड बुद्धा जो कि बुद्धिज़्म के फाउंडर थे। सो ये इंपॉर्टेंट है GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शंस आएंगे सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। सो मोदी जी की रिसेंट विजिट है जो कि होने वाली है इन लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, वो पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली दोनों वे में इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में जो स्ट्राइफ है, टर्मोइल है, ये एंगर या हेट्रेट है जो कि हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, और चाहे वो रीजन टू रिलीजन के लिए हो या पर्टिकुलर कम्युनिटी या अदर कम्युनिटी के बीच में हो, तो इस तरह के जो स्ट्राइप्स हैं वो इस टाइप की जो सिचुएशन है, ये पीएम मोदी की जो विजिट है वो एक तरह से रिट्रेट करती है मैसेज ऑफ पीस की, जो कि लॉर्ड बुद्धा हमेशा स्प्रेड किया करते थे। सो अगर बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा की बात करें जो लुम्बिनी है, तो ये हमेशा से ही एक सेंसिटिव इशू रहा है नेपाल के लिए एज वेल एज इंडिया के लिए भी। लुम्बिनी इज़ होम टू ब्यूटीफुल मोनास्ट्रीज, यानी कि वहाँ बहुत सारे मोनास्ट्रीज हैं जो कि कई अलग अलग
देशों ने बनाया है वहाँ। जो पहला फॉरेन मोनास्ट्री थी जो लुम्बिनी में किसी अलग दूसरे देश के द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया था वियतनाम के द्वारा। लेकिन इंडिया का ने कोई भी मोनेस्ट्री लुम्बिनी में अभी तक नहीं बनाई है अपने तरफ से। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह का एक लेजी सा रवैया है इंडिया का, क्योंकि लुम्बिनी इम्पॉर्टेंट है तो इंडिया को भी इसकी इम्पोर्टेंस दिखानी चाहिए। अब ये इम्पॉर्टेंट या स्ट्रेटेजिक इस वजह से हो गई है क्योंकि चाइना की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है लुम्बिनी वाले एरिया में, क्योंकि जो लार्जेस्ट मोनास्ट्री है वो चाइना के द्वारा बिल्ड किया गया है और स्पॉन्सर किया गया है, और भी कई इस तरह के प्रोजेक्ट्स को। रिसेंटली चाइना ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और बुद्धिज्म को स्पॉन्सर और सपोर्ट किया था, या फिर कई कई और टाइप के जो इनिशिएटिव या फेस्टिव्स जो होते हैं जैसे कि वैसाख, इन चीज़ों को भी चाइना बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट करता है जब वो नेपाल को विज़िट करता है। अब चाइना की जो इसमें पॉइंट होती है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट होती है, वो ये होता है कि वो बुद्धिज़्म का जो सॉफ्ट पावर है, क्योंकि बुद्धिज़्म ओवरऑल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलीजन है, तो इसका जो सॉफ्ट पावर है उसको एक्सप्लॉइट करने का कोई भी मौका चाइना नहीं छोड़ना चाहता है। सो इस तरह की जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हैं ये इंडिया को भी लेनी चाहिए। अब सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए लुम्बिनी की, क्योंकि लुम्बिनी जो है वो पहले एंशियंट इंडिया का ही पार्ट था, तो जो बुद्धिज़्म है वो लुम्बिनी से लेके इंडिया के प्रेजेंट डे इंडिया के जो बहुत सारी जो सिटीज़ हैं उसमें फैली हुई है। तो इंडिया जो है वो होम है मोस्ट सेक्रेट साइट्स ऑफ बुद्धिज़्म, जिसमें कि जो लॉर्ड बुद्धा को जहाँ पे एनलाइटनमेंट मिला था बोधि ट्री के नीचे, जो कि बोध गया में है, वो इंडिया में है। जो पहला सरमन उन्होंने दिया था सारनाथ, वो भी इंडिया में ही है। जो उनका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, वो भी इंडिया में ही है। उसके अलावा श्रावस्ती और नालंदा और राजगीर जैसे और जो साइट्स हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं बुद्धिज़्म रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब भी इंडिया में हैं। सो जो लुम्बिनी का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को वहाँ अपनी प्रेजेंस बनानी चाहिए, क्योंकि इंडिया लार्जली अनरिप्रेजेंटेड है इन लुम्बिनी। और लास्ट टाइम अगर कुछ हुआ था तो वो एक स्मॉल म्यूज़ियम बना था थ्रू विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि लेट 1990s में बना था। तो रिसेंट इनिशिएटिव, करंट इनिशिएटिव्स और आगे आने वाले टाइम पे इस तरह के मूव्स लेने पड़ेंगे ताकि ये जो सॉफ्टवेयर है बुद्धिज़्म का ये इंडिया भी इंजॉय कर सके। सो जो लुम्बिनी है और महाबोधि टेम्पल है जो कि बोध गया में है, दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और ये बुद्धिस्ट के लिए उसी तरह है जैसे मक्का है मुस्लिम्स के लिए या काशी है हिंदूज़ के लिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट साइट है। सो अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू अडॉप्ट ए मास्टर प्लान एंड डेवलप बोध गया एज अ सेक्रेट प्लेस फॉर पिलग्रिमेज फॉर बोथ हिंदूज एंड बुद्धिज्म। जो यहाँ पे नीड ऑफ द आवर ये है कि जो एंटायर बुद्धिस्ट सर्किट है वहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। और बुद्धिस्ट सर्किट क्या है, लुम्बिनी से लेके बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर तक का जो पूरा एरिया है इसको बुद्धिस्ट सर्किट कहा जाता है। तो पूरा जो फोकस है, इम्फेसिस, ये इस पर्टिकुलर सर्किट पे होना चाहिए ताकि ये जो पूरा एरिया है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया जा सके। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि बुद्धिज्म एज ए रिलीजन, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो कि एसोसिएटेड है बुद्धिज्म के लिए, मोस्टली ये चार जो हैं लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा यूनेस्को ने का जो डिजिग्नेशन है लुम्बिनी के लिए, जैसे कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके अलावा बुद्धिज्म से रिलेटेड कौन कौन से साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आते हैं, ये पता होना चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। दिस न्यूज़ इज फर्टिलाइजर सप्लाई डिसरप्टेड, हाउ डज गवर्नमेंट प्लान टू मीट द शॉर्टफॉल। रिसेंटली जब से यूक्रेन एंड रशिया का वॉर शुरू हुआ है तो सप्लाई जो है, क्योंकि इंडिया जो है रशिया से काफ़ी हद तक जो फर्टिलाइज़र है वो इंपोर्ट करता है, तो इस वजह से ये सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आया है। तो गवर्नमेंट आखिर क्या मेजर्स ले रही है, क्या प्लान है गवर्नमेंट का, इसके बारे में है ये आर्टिकल। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर GS3। सब सेक्शंस आएंगे, इशूज़,
regarding direct and indirect subsidies. So the war in Ukraine has disrupted the fertilizer supply ahead of sowing खरीफ रीजन. जैसे कि खरीफ रीजन आ रहा है, खरीफ सीज़न आ रहा है सॉरी, जो कि जून के महीने से शुरू हो जाती है हमारे कंट्री में बिकॉज ऑफ मानसून रेन उस वक्त ही आता है. सो इंडिया जो है वो ये चैलेंज फेस कर रहा है कि कैसे जो रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइज़र की वो पूरी कर पाएगी सरकार. और उसके अलावा जो चैलेंज है कि सिक्योरिंग सप्लाई फ्रॉम न्यू सोर्सेज एंड कॉस्टलियर रॉ मटेरियल एंड लॉजिस्टिक्स, क्योंकि अब जबकि रशिया से हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो जो नए सप्लाई जो सोर्सेज हैं कहाँ से हम नए जगह से लेके आ सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली सऊदी अरबिया और ईरान से जो बात चल रही है तो उसके कॉस्ट एंड वहाँ से इंपोर्ट को लेके कुछ चैलेंजेस हैं तो उसके बारे में देखेंगे. सो जो इम्पैक्ट है पेंडेमिक और वॉर का वो क्या रहा है, तो जैसे कि वो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया है. उसके अलावा इंपोर्ट जो है और ट्रांसपोर्टेशन का भी काफ़ी हद तक इशू आया है इन लास्ट 2 ईयर्स, क्योंकि पेंडेमिक कोविड की वजह से भी हुआ है ये, और रिसेंटली वॉर ने भी इस पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. इसके पहले जो मेजर फर्टिलाइज़र का एक्सपोर्ट करता था चाइना, उसने भी ग्रेजुअली रिड्यूस कर दिया है उसका एक्सपोर्ट, क्योंकि वहाँ भी डिप आई है फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन में. इंडिया जो कि 40 to 45% जो फॉस्फेटिक इंपोर्ट करता था चाइना से, वो इससे काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुआ है. और कई और कंट्रीज़ हैं जो रीजन है, जैसे कि यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील एंड साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सर्ज है डिमांड में फर्टिलाइज़र को लेके. तो ये भी एक रीज़न है कि फर्टिलाइज़र के प्राइसेस काफ़ी हद तक ऊपर चले जा चुके हैं. तो इंडिया को डोमेस्टिकली कितने फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है फॉर कल्टीवेशन सीजन, उसके लिए देख लेते हैं कि खरीफ सीजन जो होता है जो जून से अक्टूबर तक चलता है, जो कि काफ़ी हद तक इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा चंक जो की ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइज़र की. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के हिसाब से जो खरीफ सीज़न है आने वाली है जो 2022 की, उसमें लगभग 354 लाख मेट्रिक टन के आसपास है, जिसमें से यूरिया जो है वो 179 लाख मिलियन टन है या कि मेट्रिक टन. डीएपी की अगर बात करें तो वो 58.82 लाख मेट्रिक टन के आसपास है. और म्यूरेट ऑफ पोटास, मोस्टली जो पोटेशियम जो की जो सप्लाई है वो 19.81 लाख मेट्रिक टन के आसपास है. जो एनपीके कंपोजिशन की बात करें तो वो 63.71 एलएमटी होने वाली है, और एसएसपी की बात करें तो वो 33 एलएमटी के आसपास होने वाली है. तो जो एडवांस डेटा जो मिला है उसके अकॉर्डिंग खरीफ सीज़न के लिए सिर्फ 125 एलएमटी के आसपास फर्टिलाइज़र अवेलेबल है स्टॉक में, जो कि सिर्फ 35% है ये जो डिमांड जो आने वाली है खरीफ सीज़न में उसका. तो अब जाहिर सी बात है या तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं इंपोर्ट के अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे. जो डोमेस्टिक फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन है कंट्री में तो उसका स्टैटिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं. तो गवर्नमेंट का अनुमान ये है कि इस बार खरीफ सीजन आते तक लगभग 254 एलएमटी के आसपास प्रोडक्शन पहुंच सकता है, ये गवर्नमेंट का एस्टीमेट है, जिसमें से यूरिया 154 एलएमटी के आसपास होगा, डीएपी जो होगा वो 27 एलएमटी का होगा, एनपीके 48 एंड एसएसपी जो है वो 24 एलएमटी के आसपास. लेकिन फिर भी अगर 254 एलएमटी के आसपास प्रोडक्शन पहुंच भी जाता है तो भी ये जो डिमांड है डोमेस्टिक उससे तो कम ही है काफ़ी हद तक. तो अल्टीमेटली इंपोर्ट करना ही होगा और वो इसके डिसीजंस गवर्नमेंट को जल्दी ही लेने पड़ेंगे. सो जो इम्पैक्ट जो है डिसरप्शन हुआ है, चाहे वो पेंडेमिक की वजह से हो या रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हो, उसकी वजह से जो स्टेडी इंक्रीज़ है जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए उसमें काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ है. उसके अलावा लॉजिस्टिक्स और फ्रेट कॉस्ट भी बढ़े हैं. तो जैसे प्राइजेस जो हैं फर्टिलाइज़र के, जैसे कि डीएपी और यूरिया या फिर जो रॉ मटेरियल है जैसे कि अमोनिया या फास्फेट, उसमें 250 से 300% का जंप आया है, यानी कि इतने ज़्यादा बढ़े हैं. और क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो गवर्नमेंट जो है वो भी न्यूट्रिएंट बेस्ड जो सब्सिडी है उसमें इंक्रीज़ किया है खरीफ 2022 सीज़न के लिए. तो टोटल फर्टिलाइज़र सब्सिडी
जो है वो अब 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी इस फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें, जो कि पहले थी, यानी इससे पहले जो प्रीवियस ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर गया था उसमें लगभग 1.62 लाख करोड़ के आसपास थी। तो गवर्नमेंट अब इसके लिए क्या कर रही है, क्या स्टेप्स ले रही है? तो गवर्नमेंट ने, जैसे कि रशिया से इंडिया इंपोर्ट करता है, तो अभी तक सिर्फ 3.60 LMT ही इंपोर्ट हो पाया है, शिप हो पाया है फ्रॉम रशिया। वॉर की वजह से इतनी ज़्यादा सप्लाई डिसरप्शंस आ रहे हैं, तो इंडिया जो है उन्होंने इफ़र्ट लगाया है फर्टिलाइज़र की सप्लाई जो है उसको सिक्योर करने के लिए, कि जैसे सऊदी अरबिया या ईरान जैसी कंट्रीज़ है उसको एज एन अल्टरनेटिव हम यहाँ पे यूज़ कर सकें। तो जो शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का, यानी कि इंडियन कंपनी और PSU की, तो वो हुई है 25 LMT के अराउंड DAP और NPK फ्रॉम सऊदी अरबिया। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन की अगर बात करें तो जो मैट्रिक्स है डोमेस्टिक प्रोडक्शन का, यानी कि जो मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, एक मैट्रिक्स है जहाँ पे जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, ये गोरखपुर का एरिया हो गया और ये तेलंगाना। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है इंडिया में, ये क्या है, यहाँ पे मोस्टली जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो होता है फर्टिलाइज़र का। तो यहाँ पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट, जैसे ताकि डोमेस्टिकली ही ये चीज़ों की फुलफिलमेंट हो सके। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है, तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इंडिया जो फर्टिलाइज़र नीड है, जैसे कि 354 LMT के आसपास जो अभी हमने देखा, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन आखिर कितना था, क्या था, जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा, इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू अ नोटिफिकेशन ऑफ 12th May हैज़ बैंड कम्प्लीटली वीट एक्सपोर्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इमीडिएट इफेक्ट के साथ वीट एक्सपोर्ट पे बैन आया, वो रीज़न क्या था कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हो रहे थे वीट के इन द ग्लोबल मार्केट, जो थ्रेट था कंट्री की फूड सिक्योरिटी को लेके। और एक ही एक्सेप्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने वीट एक्सपोर्ट में रखा वो ये था कि फ्रेंडली कंट्रीज़ को हम अभी भी एक्सपोर्ट करेंगे, बट बेस्ड ऑन उनके गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट और उन कंट्रीज़ की नीड को लेके। ये बैन जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा फार्मर्स के इंटरेस्ट को और इंडिया की इमेज को एज ए रिलायबल ट्रेड पार्टनर। अब रीजंस क्या हैं जो गवर्नमेंट ने सडनली वीट एक्सपोर्ट पे बैन किया? सबसे पहला, एक ग्रोइंग एप्रीहेंशन थ्रू आउट कंट्री चल रहा था कि यील्ड अब की बार कम होगा, क्रॉप का जो यील्ड होता है, और ये ड्रॉप हो रहा था अप्रोक्सीमेटली 15 to 25% प्रीवियस ईयर से। और इस ड्रॉप का रीज़न क्या था? राइज इन टेम्परेचर और सीवियर हीट वेव्स। राइज इन टेम्परेचर और सीवियर हीट की वेव्स की वजह से पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जो हार्वेस्टिंग था वो अर्ली हुआ। क्रॉप्स को जो एडिक्वेट टाइम चाहिए था टू हैव बेटर यील्ड वो नहीं मिला, जिस वजह से उनका जो यील्ड है वो ड्रॉप हुआ है बाय 15 to 20%। इसका एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिला प्रोक्योरमेंट में। प्रोक्योरमेंट सिग्निफिकेंटली कम हुआ, जहां लास्ट ईयर 43.3 मिलियन टन्स था, वहां अब की बार सिर्फ 18 मिलियन टन अब तक प्रोक्योर हुआ, जो कि सिग्निफिकेंटली कम है। इससे भी आइडिया मिला कि मार्केट के अंदर जो फूड ग्रेन्स आ रहे हैं उनकी अमाउंट काफ़ी डिक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ यील्ड एंड अदर फैक्टर्स। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि जो पब्लिक स्टॉक्स है वो डेफिनेटली डिक्रीज होंगे और ये थ्रेटन करेगा कंट्री की फूड सिक्योरिटी को। वहीं जो प्राइसेस है वो कितने राइज हुए हैं, फ्रॉम $5 जो मई 2020 में था वो इंक्रीज होकर पहुंच गया $11.775 ऑन May 13, 2022। ये ऑलमोस्ट डबल है विद इन 2 years। तो इतना सिग्निफिकेंट राइज जो था प्राइसेस का, उसमें 2-3 रीज़न है। एक अपना यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस हो रहा है, कोविड पैंडेमिक है, और इसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं जो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके अलावा जो एक मेजर रीज़न और बताया जा रहा है, और इकोनॉमिक्स में एक इम्पोर्टेंट टर्म भी होता है कि स्पेकुलेटिव इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी, मतलब स्पेकुलेट करते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, क्रॉप का अमाउंट कम है, ये स्पेकुलेट किया मैंने, कुछ टाइमिंग बाद में उसी स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लूँगा। जो ट्रेडर्स हैं, जो कंजप्शन करते हैं, वो हर कोई इस स्पेकुलेशन के हिसाब से प्लानिंग करेंगे। उस प्लानिंग की वजह से डेफिनेटली इन्फ्लेशन राइज होगा।
प्लस एक फूड प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे भी ग्लोबल मार्केट में जो भी मेजर प्रोड्यूसर्स है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट करने से रुक रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट टू फूड का जो इन्फ्लेशन है और जो प्राइसेस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। अब इस वीट एक्सपोर्ट बैन का इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहला इम्पैक्ट तो होगा जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट होंगी। सप्लाई चेन के डिसरप्शन की वजह से जो हमारे पास पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी थी एक्सपोर्ट की इस साल, वो हमसे लूज़ होंगे, क्योंकि बिकॉज जस्ट 2-3 वीक्स बैक, 2-3 हफ्ते पहले ही गवर्नमेंट वॉज रैपिडली मूविंग टूवर्ड्स एक्सपोर्टिंग एज मच वीट एंड एज मच फूड ग्रेन एज पॉसिबल। तो फूड ग्रेन हम जितना ज़्यादा हो सकते थे उतना एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हम बैन लेके आ गए। हमारी वीट एक्सपोर्ट की मार्केट कौन कौन सी थी? इजिप्ट, जो कभी भी इंडिया का एक्सपोर्ट जल्दी से अलाउ नहीं करती थी। EU, जिसके रिस्ट्रिक्शंस और मार्केट इतने रिस्ट्रिक्टिव थी कि इंडिया पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था वीट एक्सपोर्ट के लिए, वो भी ओपन अप हो रहे थे ड्यू टू शॉर्टेज, लेकिन इंडिया ने ऑल ऑफ अ सडन वीट एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया। इस बैन की वजह से जो टारगेट था 18 to 15 मिलियन टन 2022-2023 का, वो भी डिरेल हो जाएगा, क्योंकि अब इसको अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लास्ट ईयर हमने लाइफ टाइम हाई 7 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया था, लेकिन इस साल का टारगेट जो 10 to 15 मिलियन टन था वो डेफिनेटली अचीव नहीं होगा। वाई? बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट बैन। फार्मर्स की भी अपॉर्चुनिटी लूज़ होगी। क्यों होंगी? क्योंकि जब एक्सपोर्ट हो रहा था तो उनको प्राइसेस अच्छे मिल रहे थे, MSP से भी ज़्यादा मिल रहे थे, तो फार्मर्स प्राइवेट सेलर्स को, प्राइवेट ट्रेडर्स को बेसिकली अपना क्रॉप सेल कर रहे थे। अब ऑल ऑफ अ सडन बैन होगा तो डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस डाउन जाएंगे और ट्रेडर डेफिनेटली बाय नहीं करेंगे। तो जो अपॉर्चुनिटी थी फार्मर्स की कि वो अपनी यील्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्रॉफिट मार्जिन लेके आ सके, हायर मार्जिन, वो अब नहीं हो पाएगा। और एक सिग्निफिकेंट डेंट मिलेगा इंडिया की इमेज में एज ए रिलायबल ट्रेड पार्टनर। वो क्यों? क्योंकि इंडिया अगर ऑल ऑफ अ सडन कभी भी इस तरह के ट्रेड के अंदर बैन लेके आता है, जैसे अनियन का बैन किया था लास्ट ईयर, जिसमें बांग्लादेश को बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो ऑल ऑफ अ सडन अगर ट्रेड बैन करते हैं, एक्सपोर्ट बैन करते हैं, कोई भी कमोडिटी बैन करते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी एज अ रिलायबिलिटी पे। तो उसकी जो रिलायबिलिटी है उसके ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। अब वे फॉरवर्ड डेफिनेट है, विदाउट अ डाउट किसी भी कंट्री की फूड सिक्योरिटी उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर फूड ही नहीं है तो डेफिनेटली बाकी की सारी पॉलिसी खराब जाएंगी। तो डेफिनेटली फूड सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके लिए जो भी स्टेप लेना पड़े ठीक है। और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि हमने बिगेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाया था प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण प्रोग्राम के अंडर कोविड के टाइम पे, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक भी काफ़ी डिप्लीट हुए हैं। अब कोई कहे कि भाई वाई यू आर बैनिंग, तो ऐसे सिमिलर स्टेप बाकी कंट्रीज़ ने भी लिए हैं। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट पे बैन लगाया क्योंकि वहाँ का प्रोडक्शन कम था और जो कंजप्शन था वो ज़्यादा है, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए था नहीं, प्राइसेस हाई जा रहे थे, तो दे बैन। सिमिलर एक्सपोर्ट कोटा इम्पोज कर दिए कजाकिस्तान ने और सर्बिया ने ऑन फूड ग्रेन्स, कि फूड ग्रेन्स उनका इतना नहीं है तो वो प्राइमरीली अपनी पॉपुलेशन के लिए देख रहे हैं, तो दे ऑल्सो इम्पोज्ड एक्सपोर्ट कोटा। सिमिलर वे में हमने भी बैन कर दिया, बट व्हाट बेटर कुड बी डन। तो जो बेटर कुड था, अगर जो हमें जो कंसर्न था वो अगर इन्फ्लेशन को ही टेम करना था, तो वो हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते थे बाय इम्पोजिंग एक्सपोर्ट टैरिफ या मिनिमम प्राइस, कि इसके नीचे आप सेल नहीं करोगे, इस प्राइस पे ही बाहर एक्सपोर्ट करोगे। या फिर कोई एक्सपोर्ट टैरिफ लगा देते 10, 15, 20% का, कि जो भी प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर 10% का एक्सपोर्ट टैरिफ लगा रहे हैं। तो उससे एक्सपोर्ट भी चलता रहता, लेकिन इन्फ्लेशन भी डेफिनेटली कम आती, क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो जाता बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस। सो फाइनली इंडिया एज अ रिलायबल पार्टनर और उसकी जो इमेज एज अ फीडिंग द वर्ल्ड, वो हमें अपहेल्ड रखनी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज़ गोना हेल्प अस इन बिकमिंग अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और उसके लिए कैलकुलेटिव स्टेप्स चाहिए होते हैं, हमेशा पहले से प्लानिंग होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ अ ब्लैंकेट बैन। 2 weeks बैक वी वर रैपिडली मूविंग टूवर्ड्स एक्सपोर्ट एंड ऑल ऑफ अ सडन वी इम्पोज्ड अ बैन। तो इस तरह से अच्छा है हमें कैलकुलेटिव वे में चले
कि किस हिसाब से चलना है, किस हिसाब से इंक्रीज़ करना एक्सपोर्ट, और इस तरह के सडन और नी जर्क रिएक्शन से बचना चाहिए। थैंक यू। Recently, IMF has increased the weightage of US dollar from 41% to 43% और Chinese yuan का from 10.9% to 12.2%. So basically, weightage क्या है? Weightage in SDR, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हर एक कंट्रीज़ के पास हैं ट्रेड करने के लिए, उसके अंदर बेसिकली 5 करेंसीज होती हैं: यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, यूएस डॉलर एंड चाइनीज़ युआन। ये पांचों मिलके एक स्पेसिफिक वेटेज फार्मूला के साथ बनाती है एसडीआर। उस एसडीआर में आफ्टर 2016 फर्स्ट टाइम जब 2016 में चाइनीज़ युआन इंक्लूड किया गया था इस बास्केट में, उसके बाद अब जाके आईएमएफ ने रिव्यू किया है और इंक्रीज़ किया है वेटेज यूएस डॉलर का और चाइनीज़ युआन का। सो इस न्यूज़ का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है कि जो चाइनीज़ युआन है उसका इंक्रीज़ होना सिग्निफाई करेगा उसके राइजिंग यूज़ और स्टेचर को, किसमें? ग्लोबल ट्रेड में। यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल ट्रेड अब ज़्यादा चाइनीज़ युआन और यूएस डॉलर में हो रही हैं पहले के मुकाबले। और डिक्रीज़ किसकी हुई है? डिक्रीज़ हुई है आपकी ब्रिटिश पाउंड की, जापानीज़ येन की और यूरो की, टू अप्रोक्सीमेटली 29%, 7.4 एंड 7.5%। दूसरा क्या है? ये फर्दर सप्लीमेंट करता है गोल को चाइना के कि इंटरनेशनलाइज हो जाए उसकी करेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ यूज़ करें चाइनीज़ करेंसी को, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड चाइनीज़ करेंसी के बेसिस पे हो, और जो यूएस हेजमनी है या यूएस डॉलर की जो हेजमनी है वो रिड्यूस हो सके। इसके लिए जो चाइना का 2016 से गोल चल रहा था कि इंटरनेशनलाइज हो जाए, जिसकी वजह से उन्होंने बास्केट में भी इंक्लूड करवाया युआन को, वो फर्दर सप्लीमेंट होता है। एसडीआर हर एक कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व में है, तो बेसिकली चाइनीज़ युआन की वैल्यू इंक्रीज़ होगी या वेटेज इंक्रीज़ होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व में भी चाइनीज़ युआन का इन्फ्लुएंस या वैल्यू इंक्रीज़ होगा, वो मैनेजमेंट में भी इंक्रीज़ होगा। इंडिया भी रिसीव किया था जनरल एलोकेशन जो 2021 में हुआ था, एक मेजर चंक उसमें से, तो वो मार्जिनल है बट डेफिनेटली चाइनीज़ युआन का इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करेगा इन इंडियन फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट। अब आईएमएफ क्या है और एसडीआर क्या है? आईएमएफ बेसिकली 1944 में एक इंस्टीट्यूशन बना था, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद बनाए गए थे दो, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ 44 फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने सोचा कि एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट और सेंट्रल बैंक्स को डायरेक्शंस अच्छे से दे सके, पॉलिसीज़ सिंक्रोनाइज हो सके और कॉन्फ्लिक्ट से बचे, तो इसलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बने। आईएमएफ का काम था स्टेबिलिटी बनाए रखना फाइनेंशियल सिस्टम की, और वर्ल्ड बैंक का काम था डेवलपमेंट का। आज आईएमएफ की मेंबरशिप 190 कंट्रीज़ तक पहुंच गई है और उन्हीं की तरफ ये अकाउंटेबल भी है। तो वो जो 190 कंट्रीज़ है उनके हर एक कंट्री अपना गवर्नर चूज़ करती है, जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में होते हैं। यानी कि हमारी कंट्री का बोर्ड ऑफ गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? निर्मला सीतारमन, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। हर एक कंट्री अपने फाइनेंस मिनिस्टर को एज अ बोर्ड ऑफ गवर्नर अपॉइंट करती है इन आईएमएफ। वो बोर्ड ऑफ गवर्नर बेस्ड ऑन देयर वेटेज, यानी कि हर एक की वैल्यू सेम नहीं है। जिस कंट्री के पास ज़्यादा शेयर हैं उस कंट्री की वोटिंग पावर भी ज़्यादा है, ज़्यादा शेयर ज़्यादा वोटिंग पावर, और वोटिंग पावर के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली 24 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो डे टू डे वर्क का डिसीजन लेते हैं। अब जो यहाँ पे चाइनीज़ युआन का और यूएस डॉलर का भी इंक्रीज़ किया गया है रिव्यू करके, वो फाइनल डिसीजन किसने लिया था? इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने, 24 मेंबर का, जो रिप्रेजेंट करता है पूरी मेंबरशिप को, यानी कि 100% मेंबरशिप को। तो बेसिकली ये है आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
एक कन्वेंशन है कि आईएमएफ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या होगी वो ज़्यादातर यूरोपियन ही होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनेगा फ्रॉम यूएस और आईएमएफ का एमडी बनेगी फ्रॉम यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कंट्री में से। लास्ट थी क्रिस्टीना लेगार्ड और अब की बार हैं जॉर्जिवा। ये दोनों ही यूरोपियन नेशन में से है, एक ईस्टर्न से और एक वेस्टर्न से। सो डिवाइड क्या हुआ है बेस्ड ऑन, और ये डिवाइड क्यों हुआ है क्योंकि 20% के आसपास शेयर हैं यूरोपियन यूनियन के आईएमएफ में और सेम वे में 20% के आसपास शेयर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के वर्ल्ड बैंक में। तो मेजर शेयर होल्डर हैं वो, तो इन्होंने आपस में ही डिवाइड किया हुआ है। अब अबाउट स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर। एसडीआर बेसिकली एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। ध्यान रखना ये करेंसी नहीं है, ये आईएमएफ ने कोई करेंसी डिक्लेयर नहीं की हुई है बल्कि एक रिजर्व एसेट है। ठीक है, तो करेंसी ये नहीं है। एसेट का मतलब है कि इसकी एक वैल्यू है। वैल्यू किस बेसिस पे है? ब्रिटिश पाउंड, येन, युआन और डॉलर और यूरो। इन 5 करेंसी को अगर हम मिक्स कर दें तो उनका जो एवरेज आ रहा है बेस्ड ऑन देयर वेटेज, उस वेटेज फॉर्मूला के हिसाब से जो बन रहा है वो बन रहा है एसडीआर। करंटली एसडीआर 660 बिलियन रिलीज़ किए हुए हैं आईएमएफ ने, जिसका मेजर चंक रिलीज़ किया था आईएमएफ ने अगस्त 2021 को पैंडेमिक से कोप अप करने के लिए, क्योंकि सभी कंट्रीज़ के रिजर्व डिप्लीट हुए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ रहे थे, स्मॉल कंट्रीज़ को इश्यूज़ थे। तो बेस्ड ऑन दैट आईएमएफ ने एक सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी पुश किया थ्रू अ सिग्निफिकेंट रिलीज और एलोकेशन ऑफ 456 बिलियन एसडीआर का, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है क्योंकि 660 बिलियन एसडीआर इज इक्वल टू 943 बिलियन यूएस डॉलर, क्लोज टू 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट इंडिया को भी मिला था। मेजर उसका ये यूज़ था कि कभी भी इंडिया को अगर ट्रेड करना है तो एसडीआर एज अ एक्सेप्टेबल एसेट लिया जा सकता है, कभी भी हम उसके बेसिस पे अपना ट्रेड कैरी आउट कर सकते हैं। लास्ट में इंडिया टू शुड ट्राई टू इंटरनेशनलाइज इट्स करेंसी। जैसे चाइना की युआन का सिग्निफिकेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे इंडिया भी अपने आईएनआर का, इंडियन रुपी का सिग्निफिकेंस इंक्रीज करे थ्रू अडॉप्शन इन ग्लोबल ट्रेड एंड एसडीआर बास्केट। एसडीआर बास्केट के लिए पुश करे कि इंडियन करेंसी को भी इंक्लूड किया जाए, प्लस ग्लोबल ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन रुपी में हो सके, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ग्लोबल लेवल पे है वो एक्सेप्ट करे इंडियन करेंसी को। बट उसके लिए इंडियन करेंसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, इंडियन करेंसी की वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए और ओपन होना चाहिए, फ्लोटिंग सिस्टम पूरी तरह से अलाउड होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ एक्सेप्टेबल होगा या पॉसिबल हो पाएगा।